तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनता के जनादेश में। अनफिल्टर पॉडकास्ट के एक अगले एपिसोड में आज हम पहुंचे हैं पंजाब और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय पंजाब के वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी मिस्टर डॉक्टर सनी अहलूवालिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार सबको। और बड़ी खुशी हो रही है कि आप इतनी दूर से हमारे लिए आए हैं, तो आपका सारे का और देखने वालों का भी, क्योंकि बहुत खुशी होती है जब भी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आगे हम शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, तो लोगों तक हम पहुंचते हैं और आम आदमी पार्टी को बताने के बारे में मौका मिलता है और अपने बारे में बताने के लिए मौका। बिल्कुल। तो सर, जैसे अनफिल्टर हमारी पॉडकास्ट है, इसका हमने एक थीम रखी कि पहले ताकि अपने लीडर्स को, अपने नेताओं को, आम जनता, उनके वॉलंटियर और जो समर्थक होते हैं, हम ना वॉलंटियर होते हैं ना आम पब्लिक मतलब सपोर्टर रहते हैं, उनको अपने नेता के बारे में जानकारी मिल सके। इसलिए हम अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, अलग अलग विधायकों से, अलग अलग जो पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो सचिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, हम आपके जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मतलब कि जो आपकी लाइफ रही है, मतलब ये आज जो डॉक्टर सनी अहलूवालिया को लोग जानते हैं और जो बचपन के जो डॉक्टर जो सनी थे उनसे और आज तक का जो पूरा जीवन का पूरा कैसा रहा है आपका? देखो, ऐसे है, कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में आएंगे। जी। मतलब अगर मैं सोचूं समझूं तो मुझे ये नहीं समझ आया कि कौन सा ऐसा वक्त था जब स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ पे मोहाली में ही पढ़े हैं। जी। 12वीं हमने यहाँ पे ही करी, फिर हमने बीडीएस करी, बीडीएस करने के बाद एमडीएस करी, दांतों के डॉक्टर बने, और जब दांतों के डॉक्टर बने तो प्रैक्टिस करी। तभी ये 2000 के अंदर प्रैक्टिस शुरू करी, सन 2000 में, अब 2025 चल रहा है। तो कभी सोचा नहीं था कि कभी पॉलिटिक्स में आएंगे। और पॉलिटिक्स के बारे में मन के अंदर जो सा ख्याल आता था वो ये आता था कि पॉलिटिक्स में या तो वो लोग आते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, या वो लोग आते हैं जो फैमिली के अंदर 25-30 भाई हैं और सारे पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। जी जी। कह लो कि भाई बाहुबली कह लो, बदमाश कह लो, मतलब ऐसा था कि बड़े बड़े लोग ही आ सकते हैं, इसमें हर कोई आ नहीं सकता। डॉक्टरी जब कर रहे थे तब कई बार ऐसा देखने को मिला कि यार यहाँ पे गलत हो रहा है, पर कर कुछ नहीं सकते थे। ड्राइंग रूम के अंदर डिस्कशन करते थे। स्कूलिंग के टाइम पे भी हमारे लिए एक एमएलए ऐसा लगता था यार पता नहीं कितनी बड़ी चीज है। जी बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर तो बड़ी दूर की बात है, जब एमएलए के बारे में आप ये समझते हो। बिल्कुल। और मेरे को अभी भी याद है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू करी, जब दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड में शुरू हुआ, तो हम देखते होते थे और हमें लगता था यार ये बंदा कुछ करेगा। तो जब ये लगता है ये बंदा कुछ करेगा तो आपका कोशिश करते हो कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की। तो मुझे याद है कि यहाँ पे ना एक मार्केट के अंदर जो टोपी पहन के लेडीज बैठी हुई थी जी। वो पर्चियां काट रही थी। सर, ये आम आदमी पार्टी की पर्ची कट रही है, 2013 की बात बता रहा हूँ। मैंने भी अपनी पर्ची कटवा जी। तो पर्ची कटवा के आज भी वो पर्ची मेरे पास है, तो हमने अपने पास रख ली और हमने ये कहा कि इस पार्टी के हम आज से मेंबर बन गए। 2013 की बात, 20 तक बस यही करते थे, जब इलेक्शन आते थे तो आम आदमी पार्टी के पगड़ी के ऊपर ना एक व्हाइट स्ट्रिप डाल लेते थे और मफलर डाल लेते थे, क्योंकि डॉक्टरी पेशे के अंदर काफी बिजी भी रहते थे। पर सुबह पार्कों के अंदर, ग्राउंड के अंदर, और नहीं तो चौकों के ऊपर खड़े होकर झंडा घुमाते होते थे, कभी अपने देश का और कभी आम आदमी पार्टी। तो वैसे करते 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 पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री होगी। 2020 के अंदर फुल टाइम पॉलिटिक्स में हम जनवरी में आ गए। कोरोना तो लेट आया, हाँ, मार्च में आया कोरोना, हम जनवरी के अंदर फुल टाइम आ गए थे, ये सोच के कि कुछ बदलाव करेंगे। और तब से लेके अब तक 5 साल अब लगभग हो गए मुझे। 2013 में तो आम आदमी पार्टी के मेंबर बने थे, लेकिन 2020 के बाद फुली लाइफ डेडिकेटेड कर ली आम आदमी पार्टी को। और उसके बाद 2020 के अंदर सारे लोगों ने मिलकर सरकार बना ली, और 22 के अंदर जब लिस्ट आती है चेयरमैन की, तो सबसे पहले मैं नाम देखता हूं कि डॉक्टर सनी सिंह अहलूवालिया, चेयरमैन पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। जी।
आज तक, उससे पहले की बात बता रहा हूं, 2022 से पहले मुझे नहीं पता था कि मुख्यमंत्री का दफ्तर कहाँ है। जी मुझे ये नहीं पता था कि सेक्रेटरिएट होता है, सेक्रेटरिएट कहाँ पे। जी मुझे ये नहीं पता था कि मंत्रियों के घर कहाँ है। ये नहीं पता था सीवरेज बोर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं जी करता। बिल्कुल। तो जब ये सारी चीजें दिखी और मिली तो हैरानगी भी हुई, क्योंकि एक डॉक्टर, वो भी डेंटिस्ट, कहाँ अपना काम करते करते कैसे अरविंद केजरीवाल जी की सोच के साथ जुड़े, सरदार भगवंत सिंह मान जी की सोच के साथ जुड़े, और इतने बड़े बड़े सरकार के अंदर सरकारी घर दे दिया, सरकारी गाड़ियां दे दी, सरकारी दफ्तर दे दिया, और इतनी पावर दे दी कि लोग, अगर कोई इस दफ्तर में आके हमें कोई कुछ काम कहता है तो हम ये नहीं कहते कि ये नहीं हो सकता, हम ये कहते हैं इसको करा के देंगे। बिल्कुल और उन लोगों का काम कराना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात बताई कि जो लोग मजबूत होते हैं, जो लोग पावरफुल होते हैं, उनका काम तो हर कोई करा सकता है, बिल्कुल। जिनका काम कोई नहीं करा सकता उनका काम जरूर कराओ। तो उसी सोच के ऊपर, उसी हिसाब से अपने स्कूलिंग के बाद, डेंटिस्ट्री के बाद, अब ये लाइफ का नया सफर जो कि 2020 में शुरू हुआ और 2022 के बाद सरकार बनने के बाद सरकार के अंदर, पंजाब सरकार के अंदर काम करने का मौका मिला, तो ये तब से चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं मेरे इंटरनल एक पैशन था, जी क्योंकि पैशन के बगैर नहीं आ पा सकता। बिल्कुल। काम करने की इच्छा थी, बिल्कुल। और उसी काम करने की इच्छा से और उसी पैशन के साथ हम इस पार्टी में भी जुड़े जी। और लोगों की सेवा कर। नहीं बिल्कुल, आपके काम पे ही आएंगे सर, लेकिन इससे पहले एक सवाल है। राजनीति में अक्सर जो लोग आते हैं, हमने अधिकतर ये देखा है कि महत्वाकांक्षा होती है यार, अगर हम राजनीति में अगर चुनाव लड़ लें, आप 20 में आए तो क्या मतलब आपको उम्मीद थी 22 में चुनाव लड़ने की, ऐसा कुछ मन था या लगा आपको, या अभी अब 27 का चुनाव आने वाला है, आप उसको लेके क्या सोचते हैं, या पीछे जो चुनाव निकल गया आपको उस समय उम्मीद थी? देखो, हमें तो ये भी उम्मीद नहीं थी, हमें तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि कभी हम सरकार का हिस्सा भी बनेंगे। जी हमें तो कभी ये उम्मीद नहीं थी, हमें पता ही नहीं था। जिनको यही ना पता हो कि चीफ मिनिस्टर का घर कहाँ है, जिनको ये ना पता हो कि सेक्रेटरिएट की बिल्डिंग कहाँ है, जो कभी गए नहीं। जी मेरे को भी आफ्टर ऑल, मेरे आज 47 साल उम्र होगी, 47 ईयर्स का मैं हूँ। जी जिन्होंने अपने, अब मुझे अगर 5 साल में मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, तो 42 साल तक यही नहीं पता था कि सेक्रेटरिएट कहाँ है। उनके अंदर ये इच्छा तो कहां से होगी कि कभी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे या कभी सरकार की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा, कभी ये सोचा नहीं था। लेकिन ये होता है कि पॉलिटिक्स में जब आप आ जाते हो, मैंने अपने जीवन में सबसे पहले कुर्ता पजामा 2021 में पहना होगा। मतलब आप ये देख लो कि 43 साल की उम्र में जिन्होंने कुर्ता पजामा पहनना शुरू किया, जी जी, तो उन्होंने कभी क्या सोचा होगा भी एमएलए लड़ेंगे। बिल्कुल वो तब भी नहीं सोचा था, अब भी नहीं सोचे। हमारा तो एक मकसद है कि घर घर तक अरविंद केजरीवाल जी की सोच को पहुंचाए। जी हमारा ये मकसद है यार, जिसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। हम ट्विटर पे भी बैठते हैं, है ना, लोग हमें ट्वीट भी करते हैं, हमें बीच में कह लो कि एक पार्ट बना लेते हैं कन्वर्सेशन का। जी तो बड़ी खुशी भी होती है और बड़ी हैरानगी भी होती है। खुशी इस बात की होती है कि हम लोगों का काम करा सकते हैं, हैरानगी इस बात की होती है कि हम लोग काम भी करा सकते हैं। नहीं तो आज तक ये था कि भाई देखो, हम शुरू से ये देखते, पंजाब के अंदर बादल परिवार होता था, बिल्कुल, जैसे हरियाणा में चौटाला परिवार है, जी जी, यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह हुए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे लीडर्स रहे हैं, बरनाला रहे हैं, कैरो रहे हैं। लेकिन जब आम आदमी पार्टी जो नेपोटिज्म के खिलाफ है, जो इंसेस्ट्रल पॉलिटिक्स के खिलाफ थी, जी उनको काम करने का मौका मिला और आज खुशी होती है कि उसके तहत काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई इच्छा ना पहले थी ना अब है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, जहां खड़ा कर देंगे जी बिल्कुल, वो हमें कह देंगे कि तुमने इस सड़क पे सिर्फ झाड़ू मारना है तो सिर्फ झाड़ू मारेंगे, वो जो कहेंगे हम उसके पैरा देंगे। जी। सर अब पंजाब के ऊपर बात करें तो मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल इस समय पूरा इनकी एक मुहिम चल रही है, एक रंगला पंजाब बनाने के लिए ड्रग्स के खिलाफ जो पूरी मुहिम चल रही है, चाहे उसमें लगातार बुलडोजर की मुहिम चल रही हो, लगातार जो ड्रग्स के जो बड़े बड़े स्मगलर हैं या जो कारोबारी थे उनके घर तोड़े जा रहे हैं, गिरफ्तारियां काफी जोरों पे हो रही हैं। अभी आज भी अरविंद जी का एक प्रोग्राम था, आई थिंक फिरोजपुर साइड था, होशियारपुर में, होशियारपुर में, माफ जी, कीजिएगा, जी। तो वहां भी उन्होंने ड्रग्स के ऊपर एक प्रोग्राम किया।
तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रंगला पंजाब की जो पूरी परिभाषा आपके हिसाब से क्या आप देखते हैं, और दूसरा इस पूरी मुहिम को लेकर आपको क्या लगता है, जब ग्राउंड पे क्या असर दिख रहा है? देखो, जोन सी मुहिम अरविंद केजरीवाल जी ने और सरदार भगवंत सिंह मान जी ने शुरू करी, युद्ध नशे विरुद्ध, जी दैट मीन्स वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, ये नहीं है कि ये पहले काम पिछली सरकारों ने बिल्कुल ही नहीं किया, शुरू किया होगा, लेकिन इंटरेस्ट उनका जो सा था वो पर्सनल हो जाता था। जी चुनाव लड़ने के लिए कई चीजें चाहिए होती हैं, और ड्रग मनी सबसे ज्यादा इन्वॉल्व पॉलिटिक्स में होती है। ओके। आम आदमी पार्टी की सरकार की खासियत है कि लोगों ने दिलों से वोटें डाल के इस पार्टी को जिताया। इस पार्टी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता भी मैं गैंगस्टर था या मैं ड्रग्स का व्यापारी था और मैंने ये एमएलए जिताया या मैंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार तो आम लोगों ने बनाई है जी। ये गैंगस्टर्स और ये ड्रग वाले डीलर्स ने नहीं बनाई। अगर आप पिछली रिपोर्ट्स देखो, डायरेक्टली एक बंदा पकड़ा जाता है जो कि बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर होता है, उसको पुलिस की नौकरी में मिली होती है, वो पकड़ा जाता है और पकड़ा जाता है ड्रग्स के केस में जी। और वो शरेआम एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का नाम लेता है ऑन रिकॉर्ड, और वो जो ऑन रिकॉर्ड जिसका नाम लिया जाता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा लीडर होता है। और यही नहीं, कई एक्स एमएलए, कई प्रेजेंट, कई पोजीशंस पे रहे हुए लोग, ये सब इस धंधे के अंदर, धंधा इसलिए कहा जाता है कि ये गंदे काम के अंदर बिल्कुल ये लोग इन्वॉल्व रहे। आम आदमी पार्टी का युद्ध नशे विरुद्ध, मुझे खुशी होती है बताते हुए कि ये लगभग 1 मार्च के आसपास इस साल शुरू किया गया था 2025 में। अब जून का महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, तो इन 3 महीने के अंदर, इन 3 महीने के अंदर कम से कम नहीं तो 8 करोड़ से ज्यादा के कैश मनी पकड़ चुके हैं। और जो गिरफ्तारियां वो अगर मैं कम ना कहूं तो 1000 लोग तक पकड़े जा चुके हैं। घर गिरने की बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे क्या होता था, पहले कोई बंदा पकड़ा जाता था ना, उसके घर 2 करोड़ रुपए मिलता था, तो जितना यूथ होता था उनको लगता था ये तो काम ही बहुत अच्छा है, कितने पैसे बन रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि छोटी सी हीरोइन का पैक कह लो जिसकी कीमत लगभग 2-3 लाख रुपए होती है, तो मनी जो सी थी बहुत ज्यादा थी, बिल्कुल, तो उनको रोल मॉडल बना लिया गया। तो सरदार भगवंत सिंह मान जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि जो भी नशा बेचता है उनके घर तोड़े जाए, और आपने देखा कि उसके अंदर घर तोड़े। अब जिसका एक बारी किसी गांव में, शहर में घर टूट जाए, हम भी यहाँ से जैसे मोहाली के अंदर टूटा एक घर का, हम वहां से निकलते हैं गाड़ी में, अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपकी वाइफ आपके साथ है या आपके दोस्त आपके साथ है, हमारे यार ये नशा बेचता था, हाँ ये बोला एक स्टैंप लग जाएगी आगे, ये स्टैंप लगी यार ये नशा बेचता था, तो सारे कहते हैं अच्छा नशा बेचने वाले का घर गिरा है, हाँ बिल्कुल, तो एक तो उसकी फैमिली उसको नशा नहीं बेचने देगी, एक गांव वाले भी प्रेशर बनाते हैं। तो जो अब जो सी मुहिम चल रही है, जैसे आपने अरविंद जी वाला बताया कि अरविंद केजरीवाल जी होशियारपुर गए, लुधियाना गए, जलंधर गए, अमृतसर की बातचीत हुई, तो ये सारी जगह पे जाके हमारी जितनी, क्योंकि हम लोग तो सिपाही हैं, हम देखते हैं हमारा नेशनल कन्वीनर गांव-गांव जाके लोगों को कस्में खिलवा रहा है कि यार आपने नशा बिकने नहीं देना अपने गांव में, अगर कोई नशा करता है तो उसको अस्पताल में एडमिट कराना है, अगर कोई नशा बेचता है तो उसको अरेस्ट कराना है और उसकी ना जमानत खुद देनी है ना किसी को देने देनी है। तो मैं कल मैंने 3 जगह पे शपथ दिलवाई, तो 3 जगह पे शपथ दिलवाने के बाद मेरा कॉन्शियस माइंड तो जो सोच रहा था वो तो सोच रहा था, जो सब कॉन्शियस माइंड था वो भी ये सोच रहा था यार ये नशा बेचने वाले को हमने छोड़ना नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह, मुझे फगवाड़े से फोन आता है, वो भाई साहब फोन करके ये कहते हैं कि जी सर मैं कनाडा से बोल रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर रहा हूं, मेरे साले को, मेरे ब्रदर इन लॉ को पुलिस ने पकड़ लिया नशे के उसमें। मैंने उनको सीधी बात क्या कही, मैं कहा जी नशे के अगेंस्ट हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में
आपका नाम आ जाए, आपके साले का आ जाए, मेरा नाम आ जाए, मेरे साले का आ जाए, हम फोन नहीं करेंगे किसी को। तो ये है अरविंद केजरीवाल जी की सोच, और ये है सरदार भगवंत सिंह मान जी की सोच। इस करके ये युद्ध नशे विरुद्ध ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक, क्योंकि पुलिस तो अपना एक्शन कर रही है, लेकिन सोशल सोसाइटी का भी फर्ज है उस एक्शन का हिस्सा बनना। तो वहां से बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। 12,700 कुछ के आसपास हमारे यहाँ पे गांव हैं, और 5,000 के आसपास यहाँ पे वार्ड्स हैं। इन सारे वार्ड्स और सारे गांव के अंदर जाके शपथ दिलवाई जा रही है, और हमें पूरा यकीन है कि हम इस नशे को, इस गंदी आदत को, इस ऐसे धंधे को जड़ से खत्म करने में सरदार भगवंत सिंह मान जी और अरविंद केजरीवाल जी कामयाब होंगे, और हम उनके बाजू हैं। हम इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जी। अच्छा सर, अगर आपके बोर्ड के ऊपर बात करें कि आप जैसे वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के आप चेयरमैन हैं, तो पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब इसका सीधा मतलब मेन तो उद्देश्य होगा पानी की सप्लाई को पहले होगा पूरे पंजाब में। पानी घर में आना जी, और पानी घर से जाना, बिल्कुल, ये हमारे बोर्ड ये आपके उसमें आता है। तो आज 2022 से पहले और अब में आप क्या अंतर देख पाते हैं? मतलब अगर पूरे पंजाब में, पंजाब की बात करूं कि आम जनता के फायदे के हित के लिए क्या फर्क देख पाए? देखो, ऐसा है कि जब मुझे इस बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया जी, तो भगवंत मान जी ने बुला के, जब हम लग गए, उसके बाद मीटिंग करी। उन्होंने कहा कि आपका बोर्ड जो सा है ये सबसे करप्ट बोर्ड रहा है। मतलब यहाँ पे जो अफसर थे उनके लॉकर में से सोने की ईंटें तक निकली। जी, तो ऐसा काम करो जिससे आम आदमी पार्टी का भी नाम ऊंचा और आपका भी नाम ऊंचा। बिल्कुल। हमने पहले बोर्ड के सारे फंक्शंस को समझा, देखा। फिर अरविंद जी के साथ जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि इसको हम एनहांसमेंट कैसे कर सकते, क्योंकि शहरों के अंदर तो सीवरेज डल गया, गांवों के अंदर सीवरेज नहीं डल। नहीं, बिल्कुल। पूरे पंजाब के 12,000 कुछ गांव, मैंने आपको बताया, सिर्फ 220 गांव में सीवरेज था। आज खुशी होती है बताते हुए कि हम लगभग 8,000 गांवों के अंदर ओके, सीवरेज पाने जा रहे हैं। और 220 से सीधा 8,000। 8,000। ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसको हमने, एक हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं सीचेवाल साहब जी, और वो सीवरेज के अंदर, वो कोई इंजीनियर नहीं है, वो कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने 1991 के अंदर अपने गांव के अंदर सीवरेज डाला, और जो उनसे 220 गांवों में सीवरेज डला भी है वो सीचेवाल मॉडल का ही डला है। ओके। तो उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए गांवों के जहां पे जो टोबे हैं वो 1 किले से ज्यादा थे, उन टोबों की मेजरमेंट कराई गई और उनके ऊपर सीवरेज का काम शुरू किया। तो ये मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का ही प्रोजेक्ट है, और जितने शहर के अंदर कन्वीनियंस जहां कर सकते थे, क्योंकि सीवरेज की समस्या बहुत ज्यादा। 70 साल के बाद भी अगर हम किसी चीज के गुलाम हैं तो वो ये है कि पानी और सीवरेज के हम गुलाम पहले हैं, बिल्कुल। बाकी चीजें बाद में आती हैं, पानी और सीवरेज पहले आता है। तो कई जगह ऊपर सीवरेज पुराना पड़ हो गया था, कई जगह के ऊपर कई प्रॉब्लम थी, आबादी बहुत बढ़ गई थी, शहर के कई कोनों के अंदर नहीं डला हुआ था। वो सारी चीजों को रिकवर कर के, और इसके अंदर खुशकिस्मती ये है कि पंजाब का काफी ज्यादा बजट जो है वो हमने सीवरेज और पानी के लिए रखा, और उसके अंदर हमें कामयाबी मिली। ठीक है। अगर पानी की बात करें तो पानी की सप्लाई को लेकर मतलब किस तरह का वो देखते हैं? क्योंकि हमने काफी चीजें सुनी कि अब खेतों में जहाँ पे पानी नहीं मिलता था पहले, आजकल खेतों में पानी पहुंचने जैसी मतलब काफी वीडियोज क्या होता था अभिषेक जी, ये तो एक ऐसा सेंसिटिव सवाल आपने पूछा। क्या होता था पहले, आपने देखे हम ट्यूबवेल लगा के नीचे से जमीन से पानी निकालते। जी। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1960 के लगभग की बात है, 67-68 में, जब शॉर्टेज हुई, बिल्कुल, राइस की शॉर्टेज हुई, तो पंजाब की ड्यूटी लगी कि यहाँ पे राइस प्रोडक्शन ज्यादा करो। उससे पहले यहाँ पे राइस प्रोडक्शन नहीं था, बिल्कुल। राइस के अंदर पानी की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है भी चोने के लिए पानी सबसे ज्यादा चाहिए होता, तो उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा लगता था। पंजाब के अंदर ट्यूबवेल लग के पानी को निकाला गया, ग्राउंड वाटर खत्म ही हो गया। ग्राउंड वाटर इतना ज्यादा लेवल उसका डिप्लीट कर गया, इतना नीचे गिर गया, इतना नीचे गिर गया और इतना डिप्लीट कर गया। तो हम उस लेवल को बढ़ाने की कोशिश के लिए सरदार भगवंत सिंह मान जी ने सरफेस वाटर, नहरी पानी जिसको कहते हैं,
उन्होंने कहा इसको सिर्फ पानी को पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, इसको इवन जो किसानों को चाहिए उसके अंदर भी इसको यूज करो। जी तो उसके तहत गांव के अंदर पहले ना क्या होता था, नहरों से खालें बनती थी, खालें मतलब कच्ची नहर कह लो, अच्छा, हाँ, छोटी छोटी, बिल्कुल। जी, वो जी। उसके अंदर पानी आता था। तो जब आप ट्यूबवेल भी चलाते थे तो उसके अंदर भी पानी यूज करते। लेकिन पिछले जब आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जब अपना चीफ मिनिस्टर संभाली तो 22%, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, 22% लोगों को नहरी पानी सरफेस वाटर मिलता है। आज खुशी होती है बताते हुए कि ये 87% तक पहुंच गया। अभी जोन सा ये डिस्प्यूट बार बार कह रहे हैं ना, हरियाणा को पानी नहीं दे रहे, हाँ, ये मैं इस पे हरियाणा आने को वाला था। पानी नहीं दे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले हमारे पास खाले नहीं थी। हम पानी रादर ये मैं कह सकता हूँ कि पानी अगर हरियाणा या राजस्थान को चले भी जाता था तो हरियाणा की फार्मिंग जो सी थी उनको ये पानी पहले मिलता ही नहीं था, मतलब फालतू भी चला जाता था तो तो नहीं मिलता वो था। थे। अब सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार जो 22% से लेके 87 तक लेगी, तो अब तो पानी की अवेलेबिलिटी पंजाब के पास अपने पास नहीं। जी अभी भी जो सा फिगर है, आज 17 तारीख होगी, नंगल डैम के ऊपर जी जो बीबीपी है, आज भी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स बैठे हैं। पूरे पंजाब के अंदर लोग ये तो कहते हैं कि जमीन का पानी नीचे जा रहा है, हमारे बच्चों के लिए हाँ खतरा है, बच्चों के लिए खतरा, लेकिन लड़ाई के लिए, पानी रोकने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी वहां पे आज भी बैठी हुई है। अभी भी आप मेरे साथ नंगल चलोगे तो 300 से 500 लोग वहां बैठे हुए हैं, पानी ना खुले मार। हमारे मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान जी वहां जाके बैठ जाते। तो मेरी तो यही है आपको कि सरफेस वाटर को जहां एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया जा रहा है, पीने के लिए यूज किया जा रहा है, इसका एडवांटेज ये है कि ये पानी जो सा है ये सुपीरियर होता है ग्राउंड वाटर से, और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो उसका लेवल नीचे जा रहा था उसको भी रिचार्ज करने के लिए जी ग्राउंड वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू किया हुआ है सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार ने। और 2 जोन्स, मतलब पंजाब को अगर आप देखो तो 5 जोन्स की धरती इसे कहा जाता है। एक माझा जोन जो अमृतसर साइड है, बिल्कुल। एक दोआबा जोन जलंधर साइड है, और मालवा के ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल जोन। बिल्कुल मालवा ईस्ट और मालवा वेस्ट, सॉरी मालवा सेंटर और मालवा वेस्ट के अंदर वाटर लेवल ऊपर आ गया। ओके तो ये सरफेस वाटर, नहरी पानी को रिचार्ज करने का एडवांटेज लोगों को मिलेगा और मिल। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा, क्योंकि मैं हरियाणा वाले मुद्दे पे आ ही रहा था। काफी राजनीति इस पे जो गर्मा गर्म पूरी राजनीति चल रही है अब तो दिल्ली में भी, बल्कि क्योंकि दिल्ली सरकार अब जैसे कि आपको पता बदल चुकी है, उन्होंने भी आरोप लगा दिया कि हमें पानी की शॉर्टेज हो गई है, पंजाब पानी रोक के बैठ गया हमारा। अभिषेक जी, दिल्ली को पानी जो सा है वो यमुना का मिलता है। जी बड़ी मैं हैरान इसलिए होता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी सरकारें, ये बेशक हरियाणा में सरकार है इनकी, राजस्थान में है, दिल्ली में, पर बड़ी मैं समझता हूं अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ तो ये लोग फिगर्स पढ़ते नहीं या इनको पढ़ने आते नहीं। जी दिल्ली के अंदर यमुना का पानी आता है, ये लोग कह रहे हैं जी पंजाब दिल्ली में पानी नहीं दे रहा। बिल्कुल हरियाणा एक्सेस वाटर मांग रहा है। मिस मैनेजमेंट है हरियाणा सरकार की, मिस मैनेजमेंट है हरियाणा सरकार की। जो पानी उनको मिलता था वो ये लोग मार्च के अंदर यूटिलाइज कर सकते। बिल्कुल उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री साहब ने ये कह रहे ना हमको बताया नहीं, इनको 12 चिट्ठियां भेजी। 6 चिट्ठियां तो उन्होंने दिखा भी दी उसने कि इनको हर महीने चिट्ठी दे भी आप पानी को ज्यादा यूज कर रहे हो, ऐसे यूज ना करो। वो कहते हैं नहीं हम कर लेंगे मैनेज, हम मैनेज कहाँ कर लेंगे। उनके चीफ मिनिस्टर कहता है कि अगर हर पंजाब को जरूरत पड़ेगी हम ट्यूबवेल से पानी निकाल के पंजाब को भेज देंगे। अरे यार तुम पहले ही निकाल लेते। दूसरी बात, हमने शाहपुर कंडी डैम बनाया है पठानकोट के पास, यमुना नगर के अंदर जहां से यमुना एंटर करती है वहां पे इनको एक डैम एस्टेब्लिश करना था, जो ये बनाने में फेल हुए। उत्तराखंड में जहां से यमुना आ रही है वहां पे 2 डैम बने हुए हैं, हरियाणा में एक भी डैम नहीं है, तो वाटर जो है वो रोक नहीं सकते। वाटर डैम का मतलब है पानी को रोक भी सकते हैं और वहां पे और उसको यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी का वो बना सकते हैं। इनके पास डैम पानी रोकने का यमुना में कोई तरीका नहीं, तो वो पानी आता है
जितना ये यूज कर सकते हैं करते हैं, बाकी एक्सेस आगे निकल जाता है। लेकिन अगर इनके पास डैम होता तो ये इसको यूटिलाइज कर सकते। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है, यमुना के अंदर इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें एक्सेस पानी दे दो, वहां पे उत्तराखंड से आना है, वहां पे नहीं की सरकार है, बिल्कुल। वहां पे नहीं कोई, वहां पे कोई डिमांड नहीं, पानी हमें चाहिए पर चाहिए पंजाब से। पंजाब से चाहिए। वो पहले एक बारी किसान से किसी ने, कहते मजाक की बात है, मैं शेयर करना चाहूंगा, वो कहते जी हमने पानी नहीं लेना, कहते क्या बात, कहते इसमें से बिजली तो आपने निकाल ली, तो फोका पानी हम क्या करेंगे। तो इनको ये है कि जी पंजाब का ही पानी चाहिए, और जितना इनका था हिस्सा उससे ज्यादा यूज कर चुके। उसके बाद भी भगवंत सिंह मान ने कहा अगर इनको पीने के पानी की शॉर्टेज है तो हम देंगे। इन्होंने उसके लिए 1700 क्यूबिक सेंटीमीटर रखा था, उसकी जगह पे 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर अभी भी इनको पानी मिल रहा है। ओके। तो ये नहीं है कि पानी नहीं दिया, मतलब पानी अभी भी दिया जा रहा है, अभी भी दिया जा रहा है। इनकी डिमांड जो सी है, एक्सेस वाटर ले चुके हैं, उसके बाद एक्सेस वाटर के ऊपर भी ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये कंफ्यूजन है ग्राउंड पे कि सबकी नजर में ये दिखाया जा रहा है कि पानी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है इस समय। 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर रोज पानी आज भी भाखड़ा, ब्यास, बीबीएमबी, नंगल से छोड़ रही है, और इनके पास 4 है। ठीक है। और इनकी डिमांड 1700 की है जी। फिर भी उसके बावजूद 4000 दे रहे हैं, उसके बावजूद भी डबल से भी ज्यादा दिया जा रहा है। तो उसके बाद इनको लगा कि थर्मल प्लांट जो सा है इनका पानीपत में, यहाँ जैसे पंजाब ने यूज किया है वैसे हम भी अपने, क्योंकि इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, इनसे किसान पूछ रहे हैं कि पंजाब के अंदर अगर खालों के अंदर टेलों तक पानी आ गया, आप भी पहुंचाओ। तो उस एक्सपेरिमेंट को ये हमारे सिर पे डाल के कि हमें ये पानी नहीं दे रहे इसलिए नहीं हम पहुंचा सकते। ये देखो ना, अब ये इनको अभी भी अगर प्लानिंग कर लें, क्योंकि 20 तारीख तो आ गई और मानसून आ जाएगा, 20 के बाद फिर से इनका पानी रेगुलर हो जाएगा। बिल्कुल। तो 2 सीजन होते हैं, एक होता है लीन सीजन, एक होता है मानसून। बिल्कुल। मानसून सीजन में चिट्ठी लिख के देते हैं कि हमें पानी ना दो, जब ज्यादा इनको हो जाता है तब रिक्वायरमेंट नहीं। अब इस टाइम के ऊपर रोलर डालने, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा माहौल भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर रही है। चाहे ये पोलराइजेशन करते हैं, वहां पे ये जहां पे इनकी सरकारें नहीं है, वहां पे गवर्नर थ्रू या सेंट्रल एजेंसी थ्रू ऐसे ऐसे प्रेशर डालते हैं, जो मैं समझता हूं कि राजनीति का, पॉलिटिक्स का सबसे ब्लैक फेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी। और वो इतना बदनाम करने के लिए आपने देखा इनके सोशल मीडिया हैंडल्स, ये चैनल्स, गोदी मीडिया, ये कैसे इस चीज की प्रचार करते। बिल्कुल। मोहाली, अगर पंजाब के अंदर अगर टायर भी फट जाए ना तो ये शो करते हैं बम फट गया वहां। बिल्कुल। और अगर इनकी स्टेट्स के अंदर बम भी फट जाए तो ये शो करते हैं टायर फटा है। तो ये हालात है, ये फिजिकली मेंटली इल लोग हैं। ये कहते हैं हमने ये कर दिया, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। यार फिगर्स के ऊपर बात करो, लेट्स डिस्कस ऑन टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसी गंदी राजनीति ना करो। जी, अब आखिरी सवाल पे चलेंगे। 1-2 सवाल हैं कि पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारत की तरफ से, क्योंकि आर्मी की तो हमेशा सलाम रहता ही है पूरे देश की आर्मी में, और पंजाब का तो काफी बड़ा योगदान है, चाहे आजादी की लड़ाई हो, और मुझसे पहले जलियांवाला बाग की हमने पूरी कथा सुनी थी लोगों ने, और आजादी की लड़ाई में, उसके बाद आर्मी में लगातार सिख रेजिमेंट की बात करी जाती है। आप किस तरीके से देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर जैसे शुरू हुआ, पूरा देश एकजुट हो गया था, सरकार के पीछे खड़ा रहा था कि हम सब साथ हैं, सेना के पीछे खड़ा रहा था, लेकिन उसके बाद एकदम से युद्ध विराम हो जाना, और वो भी संदेश भारत में ना मिलकर अमेरिका से वो संदेश मिलना, पहले इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो जी, सबसे पहली बात तो है कि हमें ये पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट ओरिएंटेड कंट्री है। बिल्कुल। ये हर एक चीज को क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, हम फील करते हैं भी इनके ड्रोन कैसे आके बिल्कुल अभी नशे को पंजाब के अंदर फैला रहे हैं। मैं इसके अंदर एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा, पहली बार किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया है कि एंटी ड्रोन डिवाइस जी पंजाब सरकार ने खरीदने, सरदार भगवंत सिंह मान जी की लीडरशिप के अंदर खींची। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये एक चीज को खत्म करने के लिए करा जाता। लड़ाई लगी, पूरे देश ने नरेंद्र मोदी जी का, बिल्कुल, इंडियन आर्मी का साथ दिया। मेरे को याद है वो दिन जब पहले दिन अटैक किया गया, तो रात को 1:30-2 बजे अटैक हुआ, तो सुबह तक सबको पता लग गया था। तो लोगों के अंदर था कि यार चलो नुकसान तो होएगा स्टेट का,
पर ये बार बार कभी ड्रोन आ गए, हाँ, बस। कभी ड्रग्स आ गए, कभी हथियार आ गए, इसको एक बार खत्म हो जाएगा। पर हुआ क्या, हुआ ये कि 2-3 दिन लड़ाई लड़ने के बाद, ब्लैकआउट्स देखने के बाद, पंजाब के पहले पहलगाम में 26 लोग मरते हैं, उसके बाद 21 फैमिलीज पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर की डेथ्स होती, बिल्कुल। फिरोजपुर में इनका जो हाँ। गिरा उससे डेथ हुई 3 लोगों की, जी जी 2 लोग की, 3 लोगों की डेथ हुई। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, हमें यह था कि अब इसको पाकिस्तान को सबक भी सिखाया जाएगा और ये भी हो सकता है लाहौर इंडिया का हिस्सा बन जाए, बिल्कुल। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। हुआ उल्टा ऐसे कि 2 बजे 1:30-2 बजे दोपहर को यूएस का प्रेसिडेंट ट्वीट करता कि मैंने दोनों देश में सीज फायर करा दिया। हमें यकीन ही नहीं हुआ। हमने कहा यार ये थोड़ी देर बाद कह देंगे मेरा ट्विटर हैंडल किसी ने हैक कर लिया था, किसी ने लिख दिया, हमें यकीन नहीं हुआ। हमने अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उनसे पूछा, वो कहते हैं जी हमें कहा गया कि युद्ध खत्म हो गया, चैनल्स पे चलना शुरू हो गया। और आर्मी वालों ने वहां पे क्या होता है, ये सीज फायर ऐसी वर्ड नहीं है, वहां पे आग लगाई जाती है कि सीज फायर हो गया। ओके। तो वो कहते हैं वहां पे आग लगाएगी एरिया में, तो सीज फायर हो गया। तो हैरानगी की बात है, सीज फायर के बाद भी वहां से गोले आते रहे, बिल्कुल ड्रोन्स आए लगातार, ड्रोन्स आते रहे। और जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर ट्वीट करके कह रहा है कि अगर आपने सीज फायर कर लिया है हमें तो बताओ, ये हमारे तो यहाँ पे ड्रोन आ रहे हैं। बिल्कुल। फिरोजपुर के अंदर, बठिंडे में, जलंधर में, पटियाला में, अमृतसर में, पठानकोट के अंदर, सारी जगह ब्लैकआउट रहा। जी बिल्कुल। तो इतने माड़े तरीके से, इतनी गंभीर स्थिति को जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैंडल किया है, मैं ये समझता हूं कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में जो फर्क होता है वो इन्होंने करके दिखा दिया। और अगर करना ही था तो कोई लिखत पढ़त कर लेते, कोई सीज फायर करनी थी कुछ उनसे लिखवा लेते। 1981 में लड़ाई लगी, उस टाइम के अंदर भी पैक्ट हुआ था, प्रॉपर लिखत पढ़त हुई थी। इनका ना लिखत पढ़त, यूएस के प्रेसिडेंट कहता है लड़ाई खत्म तो लड़ाई खत्म, नहीं तो हम ये करेंगे। अनफॉर्चुनेट है, ये लड़ाई जब लगी हुई थी उस टाइम के ऊपर एक मीटिंग हुई जहां पे हमारी तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए थे इंडिया के, और पाकिस्तान के भी आए हुए थे। वहां पे इनको 10,000 करोड़ मिलियन कुछ था अमाउंट, उसका लोन के ऊपर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ नहीं बोलते और रादर उनकी हामी में हामी मिलाते हैं। यूएस ने कह दिया इनको लोन भी दे दो, इनको हथियार भी दे दो, इनको मिसाइलें भी दे दो, इनको सब कुछ दे दो, पर हमारे वहां पे मुल्क दर्शक बैठ के फाइनेंस मिनिस्टर बैठे थे, मैडम जी हमारे। तो ये सारी चीजें उस दिन हम हैरान हो रहे थे कि ये क्या कॉम्प्रोमाइज किया इन्होंने, ये क्या उस लोन से रिलेटेड है सारा कुछ। तो मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य है हमारा, पर करें अब तो करें क्या। इसलिए आपके चैनल थ्रू मैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पॉलिटिक्स को समझे ना समझे लेकिन इकोनॉमी को समझते हैं, देश की प्लानिंग को समझते हैं, वो पॉलिटिक्स में जरूर आओ, नहीं तो ये अनपढ़ लोग हमारे ऊपर राज करते रहेंगे। हमारे साथ जबरदस्ती लड़ाई करानी भी है और रुकवानी भी खुद है, करवानी भी खुद है। इससे पहले, अभी तो आपने एग्जांपल दिया, इससे पहले 2-3 इंसिडेंट्स और हुए थे। पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, बिल्कुल उस टाइम पे भी कहते थे हम 26 इंच का हमारा सीना है। उसके बाद पठानकोट में हुआ, वहां पे भी एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ, वहां पे भी कहते थे। अब इनके पास ऐसा मौका था कि ये, मैं कहता हूं कि एग्जाम्पल सेट कर सकते थे। बिल्कुल, मुझे जैसे इंदिरा गांधी का नाम लिया जाता है, मुझे लगता है इनका नाम भी लिया जा सकता था। ये एक एग्जाम्पल सेट कर सकते थे। और जब वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी, एयरफोर्स और नेवी आपके पास, बिल्कुल लोग आपका साथ दे रहे, उसके बाद भी इतना अनफॉर्चुनेट स्टेप्स, मैं समझता हूं कि ये कई कई डिकेड्स तक देश को तो याद रहेगा, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो भी दुनिया भूल नहीं पाएगी। इसी से ना एक आखिरी सवाल बस मैं पूछना चाहूंगा आपसे, फिर हम अपनी बातचीत को विराम देंगे
कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपने मध्य प्रदेश के मंत्री जी का बयान सुना होगा, विजय शाह जी का, कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके जो उन्होंने बिल्कुल घटिया, इस बार बल्कि निंदा भी करना कम रहा जाएगा, बहुत ही घटिया मानसिकता का परिचय उन्होंने अपना दिया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री बयान देते कि सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री मोदी जी के। मतलब जिस लगातार बयान आते जा रहे हैं वो। मैं तो देखो, हमने भी ये दोनों बयानों को काफी डिटेल में पढ़ा भी। देश के अंदर, मैंने आपको जैसे पहले कहा, अनएजुकेटेड, मतलब बोल देना पहले, ये पहली बार नहीं हुआ। इनके कई ऐसे लीडर्स के ऐसे ऐसे बयान हैं कि ये लोग बोल देते हैं, बाद में रादर देन माफी मांगे, उसको सपोर्ट करने के लिए एक और बंदा आ जाता। मोदी जी इसके ऊपर क्या बोले? कुछ नहीं। मोदी जी लड़ाई लगने के कितने दिन बाद बोले? देखो कितना बड़े क्वेश्चंस हैं। तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स के अंदर अगर हमने सिस्टम को साफ करना है तो साफ सुथरे लोगों को, बुद्धिजीवियों को, अच्छी सोच वाले लोगों को इस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहिए और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि फैसले जो उनसे होते हैं वो सोच समझ के किए जाते हैं। ये नहीं आप ऑल ऑफ द सडन यूएस के अंदर बैठ के देश की लड़ाई को खत्म कर दो। ये अपनी तरफ से एक कॉम्प्रोमाइज कह लो, ये सीज फायर कह लो, और उस देश के कहने पे जिसका प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे ज्यादा टैक्सेस अगर किसी देश पे लगे हैं तो वो इंडिया पे लगे हैं, और ये उनके आगे जाके वो कितनी कहावत में थे, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर ट्रंप सरकार। हाँ, और वो उसी ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैक्स लगाया। बिल्कुल। और उसी ट्रंप ने जब हमारे पास मौका था पाकिस्तान को ठीक करने का, पाकिस्तान को सपोर्ट कर दी और हमको रादर बैक एंड पे ले। जी बिल्कुल, आपने सारे सवालों के जवाब दिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में अगर आप कुछ कोई संदेश देना चाहेंगे अपने समर्थकों को तो आप दे सकते हैं। अभिषेक जी, मैं तो बस आपके चैनल के थ्रू, आपके पॉडकास्ट के थ्रू सारे लोगों को, जहां जहां तक आपका पॉडकास्ट पहुंचेगा, एक ही बात कहना चाहूंगा कि देश हमारा है। पॉलिटिकल पार्टीज आपकी, क्योंकि कई सेकुलर्स होते हैं, कोई कम्युनल होते हैं, कई डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सोच के साथ चल रहे हैं, कई शहीद आजम भगत सिंह की सोच के साथ चल रहे हैं। हम सारे इंसान हैं। हम सारों का मकसद देश की सेवा, देश का स्तर ऊपर लेके जाने में होना चाहिए। और पॉलिटिकल डिफरेंट पार्टीज में आप हो सकते हो, लेकिन सोच सबकी सेम हो सकती है। तो मैं सबको ये कहूंगा कि यंग लोगों को भी और सबको, जो लोग अपने घरों में बैठ के ये सोच रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बदलाव लेके आना है, तो आपको एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहिए। श्री अरविंद केजरीवाल जी की सोच के साथ जुड़ना चाहिए, या उनकी स्टेट में अगर कोई और की भी सोच अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलती है तो उसके साथ जुड़ के आओ मिलजुल के देश को बदलें और फिर से देश को नंबर 1 बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, धन्यवाद जी आप सभी का।